अनहोनी को होनी करते होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों हम सड़क पर अंधेरी। चिराग पासवान ने ये मेहनत इसलिए की कि ये सब नेता लोहा माने चिराग पासवान का कल। मांझी जी के लिए गए प्रचार करने तो मांझी बोले हाँ बिहार का भविष्य चिरागे है, चिरागे सीएम बने तो अच्छा है। मंच से बोले जहां चिराग पासवान खड़े हो जाते हैं वहां तेजस्वी यादव की ताकत अपने आप आधी हो जाती है। लेकिन जब आप तेजस्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जब कोई टिकट नहीं दे रहा था लवली आनंद को, घूम रही थी यहाँ से वहाँ अलग अलग पार्टियों में, तो उनके पुत्र को और उनको किसने टिकट दिया। इस चुनाव में एक सबसे दुखद बात ये रही कि सम्राट चौधरी बहुत मेहनत किए हैं, विजय सिन्हा ने खूब मेहनत की, लेकिन जहानाबाद जैसी सीट पर विजय सिन्हा कहीं दूर दूर तक नहीं। कि सम्राट चौधरी वोट वाइज इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, मैनेजमेंट वाइज अ बिग विन। इन परिस्थितियों को एक्सप्लेन करने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो कौन नीतीश का रिप्लेसमेंट, कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा। पंचनामा में हम करते हैं खबरों की चीर-फाड़। आज जिस खबर को लेकर हम आपके पास पहुंचे हैं, दर्शकों आपके पास, जो नीतीश की वारिस हो गया है फिक्स। बिहार में अगला सीएम कौन बनेगा, कुशवाहा, यादव या पासवान? अब जान रहे होंगे, जो आप ये जानना चाह रहे होंगे कुशवाहा कौन, यादव कौन, पासवान कौन। हम इसके लिए सीधे चलते हैं डॉक्टर नमन मिश्रा जी, संपादक जी के पास, जो आखिर ये क्या कॉम्बिनेशन है यादव, कुशवाहा, पासवान। देखिए बिहार के ये आम चुनाव जो था वो बिहार के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण था नहीं, तो दिल्ली के संदर्भ। हाँ, और बिहार में अगर कुछ इससे फायदा या नुकसान राजनीतिक स्तर पर था किसी को, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि बिहार में इस चुनाव का मोमेंटम अगले चुनाव तक कैरी होगा, 25 तक। हाँ, कि कौन इस बार बाजी मारा ज़्यादा। अगर सच में तेजस्वी यादव 10-15 से ज़्यादा सीटें अगर ला देते हैं महागठबंधन में, तो ये एक डेंट होगा मोदी जी के और बिहार भाजपा के और नीतीश कुमार के और एनडीए के कुनबे में। लेकिन अगर 5 सीटें 8 सीटें तक सीमित रह जाती है महागठबंधन, तो फिर वही गांव वाला जो शादी में बाजा बजता है, हई बोल लो हऊ बोल लो हई होना ले लो हो, और कहानी हो जाएगा। तो और भाजपा यहाँ से फिर बड़े बड़े रिस्क लेने लगेगी, वो 25 में सरकार बनाने की तरफ बढ़ जाएगी, अवसर हो जाएगी। हाँ, बढ़ जाएगी। और तेजस्वी लाख मजबूत रहेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ लड़ाई बहुत कांटे की होगी। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार में क्या अब फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? क्या 25 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में होगा? देखिए पिछले लोकसभा के चुनाव की तरफ देखिए, में अंतिम भाषण उन्होंने कटिहार में दिया जी था। कि मेरा आखिरी चुनाव, ये मैं आपसे फिर भविष्य में वोट मांगने नहीं आऊंगा, ये मेरा आखिरी चुनाव तो मांगे तो अभी भी रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भैया कि क्या नीतीश कुमार के लिए वाकई कोई रास्ता खुला हुआ है इस वक्त कि वो अभी भी एनडीए के कुनबे के 25 के प्राइमा फेसा कैप्टन है, चेहरा, पोस्टर बॉय, सीएम इन वेटिंग बन सके? ऐसी कोई संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। हाँ, कागज पर जरूर नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री हैं और वो कल भी एनडीए के बिहार के सबसे मजबूत नेता कहे जाए, लेकिन आडवाणी भी तो सबसे मजबूत नेता थे। कहाँ से आए? राजनाथ सिंह थे। कहाँ से आए? मोदी एकाएक और आगे निकल गया। इसी तरीके से बिहार में भी कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मोहन यादव के, मनोहर नाम यादव के, क्या नाम है उनका, मध्य प्रदेश वाले, कैसे एकाएक उनका चेहरा सामने आया। तो सारे मुख्यमंत्री अचानक आए एनडीए के, हाँ, इनको कोई नहीं जानता था। और ये पैटर्न भाजपा फॉलो करने वाली है, एनडीए फॉलो करने वाली है बिहार में। देखिए इस कड़ी में सबसे बड़ी चुनौती अगर बिहार भाजपा को है तो वो ये है कि उसके पास अभी तक कोई चेहरा डेवलप हुआ नहीं है। इस चुनाव में एक सबसे दुखद बात ये रही कि सम्राट चौधरी बहुत मेहनत किए हैं, विजय सिन्हा ने खूब मेहनत की, लेकिन जहानाबाद जैसी सीट पर विजय सिन्हा कहीं दूर दूर तक नहीं है। कायदे से सीट को जिताने की कोशिश विजय सिन्हा को करनी चाहिए थी ना। हाँ, भूमिहार बहुल क्षेत्र है, ये भूमिहार नेता है। आप उतना ही नहीं, आप थोड़ा गिरिराज सिंह की तरफ जाइए, गिरिराज सिंह दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। जहाँ भूमिहारों की नाराजगी हुई महाराजगंज में और जगहों पे, कहीं नजर नहीं आई ये लोग। मतलब इन्हें भाजपा भी जानती है कि इनके पास बहुत वोट है नहीं। मोदी है तो ये भी नेता है, मोदी नहीं है तो इनको कोई पूछने वाला नहीं। रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, माफ कीजिएगा, सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी भी भाजपा के द्वारा या मीडिया के द्वारा भाजपा के बनाए गए सीएम चेहरा हैं। और इस चुनाव में उनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि प्रदेश के तौर पर उन्होंने बढ़िया काम किया है।
लेकिन क्या वो सीएम बनने की योग्यता रखते हैं? नहीं, यहाँ मैं आपकी बात काटूंगा। इसलिए जो इनके पिताजी समता पार्टी में थे, जी। ये खुद आरजेडी में थे, आरजेडी कोटे से ये मंत्री भी बने थे, फिर विभिन्न पार्टी और देखिए वैसे तो भैया हिमंत बिस्वा शर्मा से लेकर बहुत सारे लोग आए हैं, बाहर से आयातित। नहीं, लेकिन बीजेपी का एक रहता है अपना थिंग, क्योंकि आरएसएस मैं ये करेंगे, देखिए उठा के तो कहीं से भाजपा बना सकती है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इस चुनाव में इतना मेहनत कर दिया है, इतना रिजल्ट ला दिया है उन्होंने कि उनको रिवॉर्ड दिया जाए आगे 25 में? तो इसका जवाब ये होगा कि मैनेजमेंट स्तर पर बहुत बढ़िया किया है, भाजपा के लिए बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन अपने जाति का वोट कन्वर्ट करने में बहुत सफल नहीं रहे। इस बात की चर्चा खूब हो रही है, हर जगह हो रही है कि सम्राट चौधरी वोट वाइज इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, मैनेजमेंट वाइज इज अ बिग विन। तो बीजेपी क्या वोट शेयर देखेगी, वोट कन्वर्जन देखेगी या मैनेजमेंट देखेगी? वोट शेयर देखेगी, वोट शेयर देखेगी। और उसमें इसलिए भी सम्राट चौधरी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि नीतीश कुमार के बाद बिहार में भाजपा नीतीश के वोट बैंक को एनडीए से दूर जाना नहीं देना नहीं चाहती है। इस पूरे चुनाव में अगर एनडीए की सबसे बड़ी चिंता कोई रही है तो भैया खगड़िया, हाजीपुर, काराकाट, क्या लवकुश हमारे साथ है? क्या कुशवाहा हमें वोट कर रहा है? लालू यादव ने भी इस कमज़ोर कड़ी को खूब तराशा, खूब भुना कि भाई हम कुशवाहा को टिकट दे रहे हैं, इन्होंने तो दिया ही नहीं है। ये भी सम्राट चौधरी के खिलाफ गया, लेकिन सम्राट चौधरी के पास एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। सम्राट चौधरी उन मुखर नेताओं में से हैं, देखिए उपेंद्र कुशवाहा नेता बड़े हैं, सम्राट चौधरी से बड़ा कद है उनका, लेकिन जिस तरीके से काराकाट में फंस गए हैं या उनको फंसा दिया गया है, ये उनको सम्राट चौधरी के समकक्ष तुरंत द्वैम दर्जे का नेता बनाता है। तो सम्राट शरणम गच्छामी, भाजपा शरणम गच्छामी, जिता दीजिए, रोक दीजिए पवन सिंह को, ऐसे कैसे चलेगा, आप ही कर सकते हैं, कुछ कीजिए, इस पवन को रोकिए। पर्दे के पीछे ये जो उठापटक चल रहा है, ये तो अपनी सीट के लिए चल रहा है। एक कुर्सी के लिए उपेंद्र कुशवाहा परेशान हो रहे हैं और सीएम के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़े चॉइस हैं। कहीं कुशवाहा नेता बनने की होड़ में तो नहीं बीजेपी ने गेम कर दिया होगा पर्दे के पीछे से? वही मैं कह रहा हूँ कि लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं ना, ये चर्चाएं तो आम हैं। यहाँ बैठिएगा, सियासी गैलरी में बैठिएगा, सचिवालय में बैठिएगा, खाली ये चर्चा हो रहा है कि भाई देखिए भूजा फाक रहे मुट्ठी करें, उपेंद्र कुशवाहा के सेट कर दिले रे बाप, बीजेपी ये सेट कर दिलाई, पवनवा के खड़ा करा दिले, ये चल रहा है। एंड यू कैन नॉट डिनाई एंड नॉट साई अवे फ्रॉम दिस कि ये सच भी हो सकता है। सच भी हो सकता है। आपके हमारे पास मैं वही कहूँगा कि इतना सबूत है क्या कि हम कह दें कि नहीं सही नहीं है? प्रयास तो किया गया, अंतिम समय में पवन सिंह को पार्टी से क्यों निकाला गया? पहले निकाल दिया गया होता। ये मौका क्यों दिया गया इतना उड़ने कूदने का? और समझाने की बात है जहाँ तक, तो ये मनोज तिवारी क्या कर रहे हैं, रविकिशन क्या कर रहे हैं, निरहुआ क्या कर रहे हैं? क्या ये पार्टी में बैठकर अपने गायक होने का एक पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर मोदी के नाम पर चुनाव जीतकर सांसद बन के सांसद फंड खाने, गबरने और निपटने और उस ऐशो आराम के लिए बने हैं कि पार्टी को कुछ नहीं देंगे? पवन सिंह की नाराजगी क्या 5 सितारों को मिलकर भी चुप कराने में सफलता नहीं मिलनी चाहिए थी? जब 7 लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनकी बात ज्वाइन यही कराते हैं, भाजपा यही टिकट दिलाने के लिए आगे आते हैं। और आसनसोल से टिकट जब छोड़ देते हैं पवन सिंह तो देखिए क्या होता है। और वो भी ऐसा नहीं कि पवन सिंह नाराज हो गए, आसनसोल टिकट मिला तो खुश थे, एकाएक नाराजगी में बदली ये बात। मतलब किसी न किसी ने कोई ना कोई भीतरघात या खेल किया, पवन सिंह ने पकड़ लिया या किसी ने सुलगा दिया उनको। यह हो सकता है कि जो हम सोच रहे हों या उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो चर्चा हो रही है वो सही हो। एनीवेज, उपेंद्र कुशवाहा इस रेस से सीएम वाले फिलहाल बाहर हो गए और उनके साथ मांझी जी के पुत्र और कई बड़े नेता और बड़े नेता बिहार के बाहर हो गए हैं। रमन जी, हम आपसे पूछ के क्लियर करना चाहते हैं, अगर उपेंद्र कुशवाहा फ्यूचर में 25 से पहले नीतीश की पार्टी को फिर से ज्वाइन करते हैं, अगर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश अपनी विरासत उनको सौंपते हैं, तब भी अगर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं तो उनका पड़ाव अगला नीतीश कुमार का घर ही होगा। ये वहीं शरण लेंगे, बाढ़ आएगी तो वहीं शरण का फिक्स है। अब उसके बाद नीतीश कुमार क्या तय करते हैं वो भाजपा के साथ उनके वर्तमान रिश्तों पर ही डिपेंड करेगा। ये परिस्थितिजनक फैसला है। फिलहाल नीतीश कुमार के पास कोई कारण नहीं है कि वो भाजपा का सीएम बनने से बिहार में रोके, कोई कारण नहीं है। वो जानते हैं कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। अगर स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता तो वो प्रधानमंत्री से ज़्यादा बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे होते और इस बात से वो इतराते भी कि हम देखें बड़ा भाई है तो बड़ा हम कार्यक्रम कर रहे हैं।
लेकिन धीरे धीरे वो नरेंद्र मोदी को अपने से बड़ा मानने लगे हैं। ये दिखा है इस बार थकान भी। और बार बार कह रहे हैं अब हम इन्हीं के साथ रहेंगे, अब कहीं जाएंगे नहीं। हम इनको बोल देना चाहते हैं कि आप ही बनिएगा। ये इशारे बार बार क्या हैं? ये इशारे ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, बी एश्योर्ड, मैं यहीं हूँ, कीप रिवॉर्डिंग मी अल्टिल आई एम अलाइव, उसके बाद देखा जाएगा आगे का क्या होता है। अब यहीं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कन्फ्यूजन और कंड्रम जदयू में उत्पन्न हुआ है। क्या होगा पार्टी का, कहाँ जाएगी पार्टी? जदयू इस स्थिति में नहीं है कि अब वो 122 125 सीटें मांगे भाजपा से, मांग भी लेती है तो इस चुनाव के रिजल्ट पर खूब विश्लेषण होगा। आप हम जानते हैं कि चाह कर भी इस चुनाव में जदयू का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहने वाला है, वो डैमेज होगा। एनडीए में एक कमज़ोर पार्टी की तरह नीतीश कुमार भी अब शरणागति की तरह अब हैं, अब रिफ्यूजी की तरह हैं। तो उन्हें रिफ्यूजी अब जब हैं तो उस देश के कानून को मानना पड़ेगा। तो एनडीए के निज़ाम को मानना पड़ेगा। और ये कोई दबाव के साथ नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि स्वेच्छा से नीतीश कुमार मानेंगे, मुझे लगता है। लेकिन इन परिस्थितियों को एक्सप्लेन करने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो कौन नीतीश का रिप्लेसमेंट, कौन? नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी भाजपा ने फिक्स कर दिया है। सम्राट नहीं, सम्राट क्यों? सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, इन दोनों को एक बराबर प्रोजेक्शन दिया गया है भाजपा की तरफ से इस बार के चुनाव में। लेकिन इस चुनाव में हमने देखा कि सम्राट चौधरी को भी जो पोषण नहीं मिल पाया, वो पोषण चिराग पासवान को दिया गया। प्रधानमंत्री ने भी मंच से बिहार के भविष्य के तौर पर चिराग पासवान को प्रोजेक्ट कर दिया। लेकिन चिराग पासवान या सम्राट चौधरी, इनके आगे के रणनीतियों पर, आगे इनको कैसे बढ़ाया जाएगा, इस पर ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है इस बात पर कि तेजस्वी यादव किस परिस्थिति में इस चुनाव में लैंड करते हैं। तेजस्वी अपने दम पर यदि 8 से ज़्यादा सीटें ले आ पाएंगे, 8 सीट तक तो सब एनालिसिस कर रहे हैं कि 32 आएगी, 8 आएगा, वहाँ तक तो सब ठीक है। अगर तेजस्वी शॉक कर देते हैं एनडीए को कि लो 15 सीट ला दिया, लो 26 सीट चुनाव लड़े थे 12 को जीत गया, लो 15 को जीत गया, लो 20 को जीत गया, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से बिहार में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता है। आप बालू के बोड़ा का बांध बनाइए, सीमेंट का बांध बनाइए, लोहा का बांध बनाइए, नेपाल से जब पानी छोड़ा जाएगा तो वो बांध टप ही जाएगा वो पानी। तो चिराग हो खस, उपेंद्र हो खस या सम्राट हो खस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बात तो आप तय मान लीजिए इसी वक्त कि कोई सवर्ण नेता मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। ये भ्रम में नहीं रहिए, इस भ्रम को खत्म कर देना चाहिए। और अगर संभावनाएं बन रही हैं, चूंकि देखिए प्रधानमंत्री का एक पैटर्न है, जिस पैटर्न को पकड़ना चाहिए भैया, एक एक करके हम तीनों की विश्लेषण कर लेते हैं, लेकिन एक पैटर्न की चर्चा मैं जरूर करूंगा। प्रधानमंत्री का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उन्होंने राष्ट्रपति किसको बनाया? आदिवासी। उससे पहले दलित, यूपी के दलित। अब आप बताइए कि बिहार में अगर वो चिराग पासवान को इतना एडमायर और इतना आगे बढ़ा रहे हैं तो ये किस तरह का इशारा है? दलित राजनीति। और ये आप जानते हैं कि ओबीसी राजनीति का सबसे बड़ा काट क्या है? दलित राजनीति। रामविलास पासवान कोई अपनी मर्जी से उत्पन्न हुए नेता नहीं है, ये उसी लालू नीतीश के लड़ाई का समुद्र मंथन का उत्पत्ति हैं। और इन्होंने इसीलिए अपना बिहार में, देखिए रामविलास पासवान एक ऐसे नेता थे जिनको नीतीश भी छू नहीं पाए और लालू भी छू नहीं पाए। इसका एक कारण था, दोनों उनसे सटे रहे, दोनों का, आप दोनों को उनका वोट चाहिए। हाँ। आप दोनों उनके वोट को मेजॉरिटी एनडीए वोट से अलग करते हैं कि नहीं नहीं अरे दलित हमारा है, पिछड़ा हमारा है, क्योंकि उस पर बहुत प्रताड़ना हुई है। प्रताड़ना देखिए किसी यादव पर, किसी अन्य पर नहीं हुई थी, ये सच है। प्रताड़ना जो हुई है वो SC ST और दलितों पर ही हुई है। और उसी का जो कह सकता है कि पेंशन में प्लान है वो बाकी जातियों को मिला है, ठीक है। अब उस पेंशन प्लान को या पॉलिटिकल पेंशन बोलिए या आरक्षण के तौर पर ताकतें बोलिए, ओबीसी जातियों ने उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया है। तो अब समय आ गया है कि भाजपा उस भेग को तोड़े, और भाजपा उसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। भाजपा का प्रयास ही यही है नरेंद्र मोदी का कि लोहा को लोहे से काटो। अगर वो ओबीसी की बात करते हैं, अगर वो यादव की बात करते हैं, अगर वो तेजस्वी की बात करते हैं, अगर वो कुशवाहा की बात करते हैं, तो आप दलित को आगे कर दीजिए।
जहाँ चिराग पासवान खड़े हो जाते हैं वहाँ तेजस्वी यादव की ताकत अपने आप आधी हो जाती है, आधी हो जाती है, क्योंकि वो एक दलित पर हमला नहीं कर सकते हैं। वो चिराग पासवान रामविलास पासवान के अमीर पुत्र पर हमला कर सकते हैं, वो चिराग पासवान एक दलित नेता पर हमला नहीं कर सकते। उनकी ताकतें आधी हो जाती हैं। सम्राट चौधरी सामने आएंगे तो वो कहेंगे अरे इनके पिताजी को तो हमारे पिताजी ने बनाया, हमारे ने बनाया, इनको पूछिए ना कि कहाँ थे पहले, इनको पूछिए ना इनको कौन राजनीति में ब्रेक दिया। अब न भाजपाई हो गए हैं, मुड़िए पर पकड़िए खोल के देखिए ना, अंदर में ऐसे हर गमछी निकलेगा। ये क्या होता है? ये स्थापित करता है कि कहीं ना कहीं वो समानांतर में है, ओबीसी की राजनीति है। वो जानते हैं कि कुशवाहा को हम 10 को टिकट दे देंगे तो कुशवाहा कभी घूमेगा इनके पीछे पीछे, और कुशवाहा तो जानता ही कि हाँ यार सम्राट चौधरी तो पीछे ही घूमते थे लालू जी के एक ज़माने में, इनके पिताजी की राजनीति लालू के साथ ही शुरू हुई थी। तो ये तो है ना आपके पास बैगेज। क्या चिराग पासवान के पास ऐसा बैगेज है क्या? चाह कर भी लालू यादव कभी बोल नहीं पाते हैं कि रामविलास पासवान को हमने राज्यसभा भेजा। कभी बोलते हैं, वो भी तब जब दुश्मनी होती तब नहीं, जब दोस्ती करनी होती चिराग पासवान से तब ये बात बोलते हैं लालू यादव। वो जानते हैं कि जैसे ही वो एहसान जता देंगे कि अरे कौन भेजा उसके बाप को, जब पूछो किसने बनाया उसके बाप को राज्यसभा, उसी समय वो बांध टूट जाएगा। और लालू यादव का वो एक चेहरा कि हम दलितों के हितैषी हैं, हम ये हैं वो हैं, वो तुरंत वो ब्राह्मणवाद और सामंतवाद से जोड़ के देखा जाएगा। अरे लालू यादव भी सामंतवादी टाइप बोल रहे हैं कि उसको किसने कुर्सी दी, उसको किसने जगह दिया, उसको किसने पानी दिया, उसको किसने कुआं दिया, उसको किसने खेत दिया, उसको किसने रोटी दी, उसे किसने सब्जी दिया। ये सारी बातें शुरू हो जाएंगी, और जब ये शुरू हो जाएंगी तो दीज थिंग्स हैव अ टेंडेंसी टू ट्रैवल। ये पूरे बिहार में फैल जाएगा। आज तेजस्वी यादव फूक फूक के कदम क्यों रखते हैं चिराग पासवान पर? इसका सबसे बड़ा कारण ये दलित वोट, दलित के खिलाफ वोट को वो छू नहीं सकते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं भैया, बिहार में विधानसभा में, लोकसभा की बात मत सुनिएगा, बुला जाइए लोकसभा, खत्म हो गई लोकसभा, कुछ नहीं बचा लोकसभा में, लोकसभा बिक चुकी है, खत्म कहानी। असल कहानी कहाँ है? असल मसल ये है कि बिहार के किसी भी सीट को निकालिए बाबा और चेक कीजिए, हर जगह SC ST और दलित समाज सबसे प्रभावी रूप में बड़ा वोटर है। और जो दलित का वोट लेगा वही बिहार में सरकार बनाएगा। सवर्ण तो फिक्स है कि भाजपा को कर रहे हैं, और ओबीसी तो आधा से ज्यादा फिक्स है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहा है। लेकिन ईबीसी दलित ये किसके साथ है? इन्हें अपना नेता चिराग पासवान में मिल गया है। मैं नहीं कहूँगा कि आज ही चिराग पासवान इतने पॉपुलर है कि लड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे चुनाव। चिराग पासवान माइनस बीजेपी इज इक्वल टू मगरमच्छ पानी से बाहर निकला हुआ। चिराग पासवान प्लस बीजेपी इज इक्वल टू पानी में मगरमच्छ। बैर नहीं ले सकते हैं। आज चिराग पासवान के 58-29 दिन हो गया इनको सभा करते हुए। हर भाजपा जदयू हर पार्टी के नेता के लिए, मांझी जी के लिए, उपेंद्र जी के लिए, सब के लिए मेहनत किया, जमकर काम किया। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान एकमात्र ईमानदार नेता है बिहार में, या ईमानदार सहयोगी है गठबंधन के? नहीं, चिराग पासवान ने ये मेहनत इसलिए की कि ये सब नेता लोहा माने चिराग पासवान का कल। मांझी जी के लिए गए प्रचार करने तो मांझी बोले हाँ बिहार का भविष्य चिरागे है, चिरागे सीएम बने तो अच्छा है। मंच से बोले। उपेंद्र कुशवाहा भी यही बात बोल सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड इसलिए नहीं बोलेंगे, लेकिन एहसान वो भी मानते हैं कि ना चिराग आए तो अच्छा है। जदयू के कई नेता मानते हैं कि चिराग पासवान के आने से मुझे फायदा। अभी संशय में है वो लोग कि अरे चिराग का वोट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब मिल जाएगा तब एहसास होगा। और राजनीति में ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब यही स्ट्रांग रूम चर्चाएं जब होने लगेंगी ड्राइंग रूम में, जब नेताओं के ऑफिसेस में होने लगेंगी कि नहीं चिराग का वोट ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि वी हैव द रीजन ना, हमारे पास इस बात का सबूत है। 18,000 एवरेज वोट चिराग पासवान ने हर विधानसभा में पिछली बार जितने पे वो लड़ खिलाया था, 18,000 वोट। कहीं तो 40 डिसाइडर था, एवरेज में बोल रहा हूँ, तो ये डिसाइडर था। और नीतीश कुमार जब चिराग के वोट पैटर्न से हार सकते हैं तो जीत भी सकते हैं। और अगर जीतना है तो फिर चिराग के अगर साथ लेना है तो नीतीश जी को भी कुछ चीज़ें माननी होगी। बार बार नीतीश कुमार से चिराग पासवान की मुलाकात का क्या कारण है? कारण यही है कि नीतीश जी को गुड फेथ में लेना, कि क्यों किसी और को दीजिएगा जब आपका बेटा यहाँ है ही तो।
क्यों इधर उधर देखना, जब चिराग यहीं है, काहे टॉर्च जलाइएगा, काहे लालटेन जलाइएगा, चिराग यहीं है, एक बार जला के तो देखिए कितने घरों को रोशन करते हैं। ये राजनीति चिराग पासवान ने इख्तियार कर लिया है। और भले चिराग पासवान इस लोकसभा में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी विधानसभा की कर रहा है। जैसे बोर्ड में देखिए 12th का जब एग्ज़ाम होता है, अब देखिएगा 12th के एग्ज़ाम के समय में NIT और IIT का और MBBS का निकलता है फॉर्म, तो बच्चा 12th के एग्ज़ाम के रिजल्ट के तैयारी के साथ साथ उसकी भी तैयारी शुरू कर देता है, और FITG और विद्यापीठ में भी तैयारी शुरू कर देता है। तो वो क्या करता है कि एग्ज़ाम दिया 12th का, तुरंत चला गया IIT देने। वैसे ही चिराग पासवान इधर की तैयारी कर रहे हैं, वो तो तय है, लेकिन उनका नज़र उधर है। ऐसे ही तेजस्वी यादव 2020 में थोड़े से रणनीतिक चलते लड़खड़ा गए, और यही रणनीतियाँ हैं जिन जो लड़खड़ाते मैंने आँख के सामने देखा। इसकी वजह से मैं कहता हूँ, मैं सलाहकार नहीं बनना चाहता हूँ तेजस्वी यादव का। आई जस्ट वॉन्ट अ फेयर फाइट। मैं चाहता हूँ कि तेजस्वी और चिराग में बराबर की लड़ाई हो, या जो भी भाजपा जिन्हें आगे करे उसके बारे में बराबर की लड़ाई हो, जनता को बराबर का ऑप्शन भी मिले और मज़ा भी आए। मज़ा जरूरी है, तो उसके लिए फेयर फाइट, इक्वल लड़ाई होनी चाहिए। आप बताइए भैया कि पटना साहिब में बराबर की लड़ाई है ना, तो ऐसी लड़ाई करा के फायदा क्या है? जब रिसोर्स ही ना बर्बाद हो रहा है, पार्टी का समय का, एक्सक्लूसिव वोटर का समय बर्बाद हो रहा है। और यही नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि बराबर की लड़ाई हो। इसीलिए किसी को राय और किसी को समझाने की कोशिश पंचनामा के माध्यम से हम करते हैं। अब रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने पिछले 2 चुनाव में 19-20 में एक कमज़ोरी उनकी मुझे दिखी। पहली कमज़ोरी इंक्लूसिवनेस नहीं है, डरते हैं कुछ खास नेताओं से, कुछ खास चेहरों से उनको डर लगता है कि इनको आगे बढ़ा देंगे तो हम ही को मत खा जाए। देखिए चिराग के साथ वो नहीं है, इनसिक्योरिटी है। चिराग के साथ वो नहीं, चिराग जब किसी को आगे बढ़ा रहे हैं तो जानते हैं कि कंधे पे लेके आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कहाँ तक छोड़ना है, वहाँ के बाद से वो खुद वापस आ जाता है। लेकिन ये डर है, ये इनसिक्योरिटी है, ये स्ट्रैटेजी है, ये समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव खुलकर फैसला इन परिस्थितियों में नहीं ले पाते हैं। आपकी एक ही चुनाव में राजवल्लभ से भी लड़ाई हो गई, गुलाब यादव से भी लड़ाई हो गई, हिना साहब से लड़ाई हो गई, पप्पू यादव से लड़ाई हो गई, कई और लोगों से लड़ाई हो गई। ऐसे कैसे हो सकता? चुनाव तो और लोगों को पार्टी में जोड़ने का तरीका है, ये तोड़ने का तरीका कब से बन गया? ओवैसी से लड़ाई आपकी है, वो आपका वोट काट के ले जा रहे हैं। बसपा से आपकी लड़ाई है, वो आपका वोट काट के ले जा रहे हैं। बिहार के गठबंधन में निश्चित तौर पर कांग्रेस और राजद के बीच भी लड़ाई है, जो हमें कई सीटों पर देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर एक तो इसे समस्या को समाधान करना होगा। नौकरी वाला एक बहुत बड़ा बॉर्नविटा है तेजस्वी यादव के लिए, मिले ना मिले जनता सुन रही है और समझ रही है। इसका फ़ायदा उनको चुनाव में अगले मिलने जा रहा है। एक और बड़ा समस्या जो तेजस्वी यादव की राजनीति में शुरू से रहा है, वो है कि बिहार के मुद्दों को और बिहार के पढ़े लिखे युवाओं को, जो बहुत केवल पढ़े लिखे नहीं, जो प्रबुद्ध हैं, जो बहुत कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, जो बड़ी वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको अपने पाले में वो नहीं कर पाते हैं। उन तक पहले ही भाजपा पहुंच जाती है एजेंडा लेकर, क्या अरे वो तो जंगराज वाला है ना, वो ये वाला है, वो वाला है। ये इंस्टेंटली उस वोट बैंक को रियलाइजेशन हो जाता है, और जब उसको रियलाइज होता है तो तुरंत वो इसको पहुंचाता है अपने आसपास के लोगों को, और ये भारी पड़ जाता है। आपकी छपरा की गलती आपको महाराजगंज में भारी पड़ गई। अखिलेश सिंह का मुंह सूखा हुआ है, यही हो रहा था, इसी समय होना था। ये सब चुनाव से 2 दिन पहले खेल हो गया। और चुनाव में देखिए, बाकी चुनाव में समय था, इन दोनों चुनाव में समय कम था, और तुरंत हो गया सब कुछ। और वहाँ भूमिहार जो मन बना रहे थे कि चलो वोट करना है काश को, वो धीरे से हड़क गए। ये भी हो सकता है क्या? इससे डर लगता है। तो ये मेजॉरिटी ऑफ जो बिहारी हैं, जो अब बिहार के वर्तमान स्तर से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं अपने दम पर, वो तेजस्वी यादव को लालू यादव के परछाई से दूर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राजद के पुराने स्टाइल से वो दूर हो। हरा गमछी गर्दन में रख के कोई आज के डेट में अगर घूमता है बाइक पर बिना हेलमेट का, तो आपको मैं बताता हूँ कि लोग अपनी गाड़ी के शीशे बंद कर लेते हैं। सच्चाई है। उसको पास दे देते हैं कि निकल जाए आगे। गए वाली घटना याद। और मैं देखिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ावा देना चाहता इन चीज़ों को, क्योंकि ये थोड़ा सा
कैरेक्टर असैसिनेशन जैसा हो जाएगा कि राजद का गमछा कोई ओढ़ लिया तो मतलब वो खराब आदमी, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवा उड़कर भी लोगों ने कई गुनाह किए हैं, लेकिन ये हरा गमछा जिस पर लालटेन का निशान लगा हुआ है, ये आतंक का प्रतीक नहीं बनना चाहिए। तेजस्वी यादव को ये मेक श्योर करना होगा कि बिहार का एक एक वोटर तेजस्वी की लालटेन पर अंगूठा दबाने से पहले ये ना सोचे कि कुछ गलत ना होता हो, कुछ ऐसा ना होता हो कि मैंने तंग करता हूँ सब। ये मेंटालिटी तेजस्वी को हर बार चुनाव में भारी पड़ रहा है। 3 बजे के बाद वाला वोटर जो बार बार हम कह रहे हैं, जो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, याद रखिएगा, इस नाम हो जाएगा आज से 3 बजे के बाद वाला वोटर, और इस ट्रेंड हो जाएगा। बड़े बड़े जगहों पर आप सुनिएगा महाराज 3 बजे के बाद वाला वोटर। और ये 3 बजे के बाद वाला वोटर तेजस्वी यादव को वोट करे, इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। मनोज झा, शिवानंद तिवारी, दे कैन नॉट बी अ फेस, दे कैन नॉट बी अ मैग्नेट टू 3 बजे के बाद वाला वोटर। उपाय नहीं, उपाय त्याग करना होगा। अब त्याग क्या, तेजस्वी ने तो सब कुछ किया, मौका दिया, राज्यसभा भेजा, विधानसभा भेजा, टिकटें दी। अब इसके बाद भी अगर सवर्ण तेजस्वी के साथ नहीं सट रहे हैं, अब उसी दिन 12 तारीख की स्थिति आप देखिए। एक तरह से तो आप कह सकते हैं ना ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप तेजस्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जब कोई टिकट नहीं दे रहा था लवली आनंद को, घूम रही थी यहाँ से वहाँ अलग अलग पार्टियों में, तो उनके पुत्र को और उनको किसने टिकट दिया? किसने दिया? तेजस्वी यादव ने दिया। अनंत सिंह की पत्नी चुनाव हार गई कांग्रेस से, यहाँ वहाँ 10 दरबार में अनंत सिंह को घूमना पड़ रहा था, किसने टिकट दिया? तेजस्वी ने दिया। एडी सिंह को किसने राज्यसभा भेजा? आरजेडी ने, तेजस्वी ने, लालू प्रसाद। मनोज झा किसने राज्यसभा भेजा? लालू। तो आखिर अब क्या चाहते हैं? आपका अपना बाल बच्चा के हिस्सा का संपत्ति जमीन में लिख दें आपके नाम पर, क्या दें? दिक्कत यह है कि राजद ने जिन लोगों को भी ये सब कुछ दिया, 2 बड़ी कमियां उनमें थी, राजद समझ नहीं पाई। एक तो वो ईमानदारी से रेसिप्रोकेट नहीं किए। अब जैसे राजद ने बिस्कोमान वाले सुनील सिंह को भेजा था MLC बनाकर, ईमानदारी से टिकट है ना, वहाँ तो गलती नहीं हुई राजद से, लेकिन जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई उन गलतियों को से सीखना होगा कि ऐसा नहीं कि भूखाइल है तो एक गिलास रखल घासलेटे पी जाए। भूख है तो भूख को बनाए रखिए, घासलेट मत पीजिए, इंतज़ार कीजिए। 70 सीटें कांग्रेस को दे देंगे, कभी सर कांग्रेस को 10 सीट नहीं देंगे, इससे आपका गठबंधन घिस पे जाता है, कई सीटों पर इसका असर पड़ता है। आपको ऊपर समझ में नहीं आता होगा, जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरिएगा केक खा के ना, अब मछली खा के या नंगी खा के या पता नहीं भुनस पापड़ खा के, तो आपको पता चलेगा। और लोग अभी भी लग रहा है कि आज भी तेजस्वी के रगड़ रहा है नमन मिश्रा, कभी नहीं। ये आपकी बुद्धि और क्षमता का परिचय है, सोच, ये आपकी सोच है। मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ और मैं खुल के कह रहा हूँ कि 25 में चुनाव अगर जीत गया था तो कोई बात नहीं, अति उत्तम। अरे 20 में तो मात्र 6 सीट से पीछे रह गए थे ना, 80 के आसपास ये लोग आ ही तो मैंने तो लिखा ही था, मैंने तो कहा था, मैंने विश्लेषण कांग्रेस और लेफ्ट। और मैं कह रहा हूँ अभी भी कि अगर 25 में आप मुख्यमंत्री बन गए तो अति उत्तम, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बने तो फिर मेरी बात जरूर सुनिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 25 में भी संभावनाएं कम दिख रही है। इस स्थिति में बदले की परिस्थिति, तो मैं कमेंट्री रनिंग कवर जारी है, हम तो बताए करेंगे लगातार। जो अच्छी चीज़ें मैं तो कह ही रहा हूँ तेजस्वी की, लेकिन जो चीज़ें गड़बड़ा रही हैं उन्हें तो ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपका हाल अगर मायावती जैसा या अगर वहाँ जो एक समाजवादी पार्टी है उसके जैसा हो जाएगा तो आप कभी रिकवर कर पाइएगा? कभी नहीं। वहाँ भाजपा की लड़ाई भाजपा से है उत्तर प्रदेश में, आप तो ये नहीं है स्वामी मौर्य फलना मौर्य, उसे अपने में हो रहा है। चलो, तो ये समझना होगा। और रही बात अंतिम व्यक्ति जो उसमें है पासवान, नहीं, चिराग पासवान को हमने बात कर ली। सम्राट चौधरी चूँकि बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, तो एक तो ये भी ठप्पा लग जाता है कि डिप्टी सीएम वाला जल्दी, सीएम वाला लफड़ा नहीं हो पाता जल्दी उनके लिए। लेकिन सम्राट चौधरी में वो काबिलियत है, भाजपा को उन्होंने जब से पकड़ा है तो उसे भाजपा के युवाओं में एक अलग जोश दिखा है। इस बार का चुनाव मैनेजमेंट भाजपा का बहुत शानदार है बिहार में। व्यक्तिगत अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है कि जगहों पर कैसे मैनेजमेंट बूथ लेवल पर और पन्ना प्रमुख ने किया है। कई जगहों पर फैसले ही ऊपर से गलत होकर आ गए हैं। यहाँ के लोग भी जानते हैं कि बक्सर में फैसला क्या हुआ है, और उस फैसले के बावजूद भी उस प्रत्याशी के लिए जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं भाजपा के लोग, वो अद्वितीय है। उस हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे नहीं बदल देंगे, प्रयास कर रहे हैं। तो ये ऐसे कार्यकर्ता और ऐसी संगठन अगर किसी को मिल जाए
तो वो बेहतर ही निश्चित तौर पर बिहार में एक बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। मतलब नीतीश कुमार का वारिस फिक्स हो गया है। इन तीनों के अलावा मुझे कोई और दिख नहीं रहे हैं, और चर्चाएं भी इन तीनों की हो रही हैं कि ये तीन बनेगा मुख्यमंत्री। और अगर वैसी स्थिति में अगर फिर कुशवाहा आ जाते हैं जेडीयू में, तब सम्राट किनारे तो लग सकते हैं क्या? नहीं तब देखिए सम्राट चौधरी बहुत कमज़ोर करी नहीं बहुत कमज़ोर कहा था ज़मीन पर खड़े हैं, चूँकि उनके भाग्य का फैसला करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, तो उनके साथ सबसे ज़्यादा मैंने प्लस माइनस है। हाँ, रही बात चिराग के, तो चिराग का भविष्य का फैसला चिराग खुद करते हैं, तेजस्वी का भविष्य का फैसला तेजस्वी खुद करते हैं या उनके वोटर्स करते हैं। तो यही बात है कि ये दोनों अपने अपने झोपड़िए के राजा हैं, और सम्राट चौधरी एक महल है मोदी का जिसके दरबान। तो आप सोचिए किसके पास ताकत ज़्यादा होगी। आप देख रहे थे पंचनामा। पंचनामा में हम लोग चर्चा कर रहे थे संपादक नमन जी के साथ। नीतीश की कुर्सी का वारिस हो चुका है फिक्स। बिहार में अगला सीएम बनेगा कुशवाहा, यादव या पासवान। विस्तृत रूप से इन्होंने समझाया है जो कुशवाहा कौन रेस में है, यादव कौन है, पासवान कैसे आ सकते हैं अचानक, क्योंकि ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तीनों एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब पर्यायवाची भी कर सकते हैं इसको। तो ये चीज़ बता रहे थे संपादक नमन जी। कैसा लगा पंचनामा, कमेंट अपना जरूर दें।